डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह। आप याद करिए, कल के लेक्चर में हम लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को देखे थे। नहीं, थोड़ा सा पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आज के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि क्या है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हम लोग पहले एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को रिवाइज करते हैं। आप अगर याद करो, उसी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर ही हमारा इम्यूनाइजेशन है। अगर याद करो तो एक्टिव इम्यूनिटी हमने बोला था कि जब कभी भी किसी पैथोजन के अगेंस्ट में हमारे अपने इम्यून सिस्टम के सेल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे बॉडी में जब इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्लियर हुआ? नहीं, आपको बताया भी था कि ये दो तरीके से होता है। एक तरीका है कि कोई डिजीज हो जाए, या फिर क्या है तो वैक्सीनेशन करवा लिया जाए। नहीं तो वही वैक्सीनेशन तो आज कवर करना है हम लोगों को। दूसरा जो पैसिव इम्यूनिटी हम लोग कवर किए थे, तो इसमें हम लोग बताए थे कि कई बार ऐसा होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडी के किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में प्रवेश करने से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। नहीं तो वैसी इम्यूनिटी को हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे बताया था कि माँ के कोलेस्ट्रम में, माँ का जो मिल्क होता है, येलो मिल्क, उसके कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी आईजीए प्रेजेंट होते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये आईजीए मदर से, माँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ये चाइल्ड में या इन्फेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना? एक और चीज हम लोग को रिकॉल करना चाहिए इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन पढ़ने से पहले। याद करो तो हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स, याद होगा आप लोगों को, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़े हुए थे, याद है ना? प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? हम लोग बोले थे कि जब कभी भी कोई पैथोजन पहली बार बॉडी पर अटैक करता है, पहली बार बॉडी में इंटर करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स शो करता है, जो रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया दिखाता है, उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है बात? हम लोग यही बोले थे कि इस प्राइमरी रिस्पॉन्स का फायदा क्या होता है कि मेमोरी सेल्स का निर्माण हो जाता है। याद है ना? प्राइमरी रिस्पॉन्स का फायदा क्या है? मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या बात किए थे हम लोगों ने कहा था कि जब सेम पैथोजन, वही वाला रोगाणु जो प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया था, सॉरी, जिसके कारण प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ था, अगर वो सेम पैथोजन दोबारा या फिर आगे अगर अटैक करता है बॉडी पे, तो हमारा बॉडी फिर से उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये फास्ट होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना? तो इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं? इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन को समझने के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है? पहले तो समझते हैं इम्यूनाइजेशन कहते किसको हैं। हिंदी में इसी को हम लोग प्रतिरक्षण कहते हैं। ठीक है ना? कई सारे डेफिनेशंस हैं। हम लोग WHO का जो डेफिनेशन है उसको लेकर के समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या। अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेसिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। मतलब क्या हुआ? कहता है कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा जो बॉडी है या एक जो पर्सन है, वह किसी इन्फेक्शियस डिजीज, किसी संक्रामक रोग के लिए क्या हो जाता है? इम्यून या रेसिस्टेंट हो जाता है। उस प्रोसेस को ही इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। थोड़ा और क्लियर किया जाए, कोई भी पैथोजन है, स्पेसिफिक पैथोजन, रोगाणु या उसके द्वारा होने वाले डिजीज के अगेंस्ट अगर हमारा बॉडी इम्यून हो जाता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मिल जाती है, प्रतिरक्षा मिल जाती है, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से इम्यूनिटी बॉडी को मिलती है, उस प्रोसेस को हम लोग इम्यूनाइजेशन कहेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब एक बात समझो कि ये इम्यूनाइजेशन जो है हमारे बॉडी को दो तरीके से मिलता है। नहीं, ये इम्यूनाइजेशन दो टाइप का होता है। एक को बोलेंगे हम लोग एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरे को बोलेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है ना?
पहले हम लोग एक्टिव इम्यूनाइजेशन को समझते हैं। अ, ये जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, ये जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, इसी के लिए हम लोग वैक्सीनेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को हिंदी में हम लोग टीकाकरण बोल सकते हैं। नहीं, तो ये वैक्सीनेशन या टीकाकरण है क्या? और देखो, अ, आप देखे होंगे कई बार आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, नवजात शिशु जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग टीका नाम का कोई चीज इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, या फिर पोलियो का जो ड्रॉप है वो घर घर घूम करके वॉलंटियर्स जो है पिलाते रहते हैं। तो आखिर उस फ्लूइड में, पोलियो का जो ड्रॉप है, जो इंजेक्शन जो हमारे में लगाया जाता है या बच्चों में जो लगाया जाता है, उसमें ऐसा क्या है कि हमको हमको उस पार्टिकुलर डिजीज से क्या मिल जाता है? एक रेसिस्टेंस मिल जाता है, हमारा बचाव हो जाता है। ठीक है ना? तो अ, बोलता है कि ये जो असल समझो कि भाई ये टीका है क्या? या बोलो कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन है क्या? तो वो जो वैक्सीन या टीका जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो फ्लूइड हमारे बॉडी में ओरली मतलब मुंह से पिला के या इंजेक्शन के थ्रू जो प्रवेश कराया कराया जाता है, उसके चलते, उसके कारण जो हमारे बॉडी में प्राइमरी इम्यून डेवलप होता है, बनता है, उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है? इस एक्टिव इम्यूनाइजेशन से हम लोग कैसे बच जाते हैं किसी डिजीज से? तो उसका कारण है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन। नहीं, होता क्या है कि जब कभी भी ये वैक्सीन हमारे बॉडी में इंटर कराया जाता है, तो बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करता है, और उसी टाइम में क्या होता है? मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब सेकंड टाइम सेम सेम बोलो कि जिस डिजीज के लिए हमने वैक्सीन लिया है, अगर वो सेम पैथोजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करता है, हमको डिजीज से बचा लेता है। नहीं, तो ये तो बात हो गई कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसे होता है। तो बोलेंगे वैक्सीन के द्वारा होता है, वैक्सीनेशन कराना पड़ता है, टीका लगवाना पड़ता है। अब थोड़ा समझा जाए कि ये टीका या वैक्सीन, वैक्सीन को ही हम लोग टीका बोल रहे हैं, ये टीका या वैक्सीन होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है? नहीं, तो ऐसा समझो कि टीका या वैक्सीन कुछ अलग चीज नहीं होता है, यह पैथोजेन ही होते हैं, ये रोगाणु ही होते हैं जिनसे हमारे बॉडी में डिजीज होता है। नहीं, ये वैक्सीन क्या होते हैं? तो पैथोजेन ही होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये पैथोजेन एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि इनको इनएक्टिव करके बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, डाला जाता है, और बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में इनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या पहुंचाया जाता है। ठीक है बात? तो वैक्सीन क्या होते हैं? तो वैक्सीन इनएक्टिव फॉर्म होते हैं पैथोजन के, पैथोजन के अक्रिय या निष्क्रिय रूप होते हैं, जिनको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या डाला जाता है। ठीक है ना? अब ये जो पैथोजन या रोगाणु के जो इनएक्टिव फॉर्म हैं, जो वैक्सीन के फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं, यह भी कई टाइप के होते हैं। नहीं, थोड़ा समझा जाए कि ये वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ तो लाइव ही होते हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं। अब समझा जाए कि भाई ये लाइव वैक्सीन क्या है? जीवित। नहीं, मतलब पैथोजन कैसा है? लाइव है, जीवित है। जीवित पैथोजन को ही बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब जरा सोच के देखो, अगर लाइव पैथोजन को अगर हम लोग बॉडी में डालेंगे, तब तो हमको डिजीज ही हो जाएगा। नहीं, तो कुछ ना कुछ तो किया जाता होगा। क्या किया जाता है? नहीं, तो बोलता है कि जो वैक्सीन बनाते हैं हम लोग लाइव पैथोजन से, तो पैथोजन को वीक करते हैं। ठीक है ना? पैथोजन को कमजोर करते हैं, हीटिंग करते हैं, केमिकल के सहारे उसको वीक करते हैं, और तब क्या करते हैं? उस पैथोजन को, वीक पैथोजन को हम लोग लो कंसंट्रेशन, लो अमाउंट में क्या करते हैं? बॉडी में डालते हैं। ठीक है? तो इस टाइप का लाइव वैक्सीन कौन सा आता है? एग्जाम्पल के फॉर्म में याद कर सकते हैं कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो क्या है? लाइव वैक्सीन है। ठीक है? और सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड टाइप जो है वैक्सीन का, वो है किल्ड वैक्सीन। ये क्या होते हैं? किल्ड फॉर्म। नहीं, इसमें क्या करते हैं कि पैथोजन को किल कर देते हैं। ठीक है ना? पैथोजन लाइव नहीं रहते हैं, बल्कि पैथोजन को ज्यादा हीट दे करके या फिर केमिकल्स इनको किल कर देते हैं, और ऐसे किल्ड पैथोजन को ही हम लोग बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं या पहुंचा देते हैं। ठीक है ना? फिर वही बात है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है? बॉडी बॉडी को जो है वो इम्यूनिटी मिल जाता है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे किल्ड वैक्सीन में हम लोग रेबीज वैक्सीन का एग्जाम्पल रख सकते हैं। ठीक है ना? रेबीज आपको याद ही है कि डॉग बाइट से जो डिजीज होता है उसको रेबीज बोलते हैं।
थर्ड टाइप जो वैक्सीन का है उसको आप टॉक्सॉइड वैक्सीन बोल सकते हैं। टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सिक एक शब्द है, हम लोग को पता ही है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, विषाक्त, नहीं? तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस किसी पैथोजन के द्वारा जो रिलीज होते हैं, उन्हीं से हम लोग को बीमारी या डिजीज हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाल के उसको इनएक्टिव करते हैं पहले, ठीक है बात? किसी पैथोजन के टॉक्सिक सब्सटेंस को, टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाल के उसको इनएक्टिव करते हैं, और तब क्या करते हैं, उस इनएक्टिव टॉक्सिक सब्सटेंस को हम लोग बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं। टेटनस के लिए जो वैक्सीन है वह किस टाइप का है? टॉक्सॉइड वैक्सीन टाइप का है, ठीक हुआ? नेक्स्ट, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बोल लो या इसको प्रोटीन बोल लो, ये क्या होते हैं? नहीं, तो ये थोड़ा और नया फॉर्म है वैक्सीन बनाने का, ठीक है ना? सेलुलर एक्सट्रैक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि पूरा का पूरा पैथोजन जो है, चाहे लाइव फॉर्म में हो या किल्ड फॉर्म में हो, उसको इंट्रोड्यूस ना करके बॉडी के अंदर में क्या किया जाए कि जो पैथोजन का जो कवर होता है, पैथोजन सेल है, नहीं, इनके ऊपर जो कवर होता है प्रोटीन का, उसको निकाल लिया जाए, नहीं, उसको निकाल लिया जाए, और उसी कवर को हम लोग क्या करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या कैसे भी डेवलप करके, और क्या करें कि अगर हम लोग इंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो भी क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। तो एक नेक्स्ट फॉर ये जो एडवांस फॉर्म है वैक्सीन का, वो अब कौन सा है, तो सेलुलर एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना? ये तो हो गए जो मेन फॉर्म अभी अवेलेबल है वैक्सीन के। आजकल क्या है कि देखोगे कि किसी एक डिजीज के लिए नहीं, कोई कोई ऐसा वैक्सीन है जिसमें कि 2 3 4 डिजीज भी क्या हो जा रहे हैं, कवर हो जा रहे हैं। तो ऐसे वैक्सीन को हम लोग कंबाइंड वैक्सीन कहते हैं, ठीक है? जैसे डीपीटी जो है, ये कैसा वैक्सीन है, तो ये कंबाइंड वैक्सीन है। ये क्या है, तो डिप्थेरिया, whooping cough, टेटनस, ये कई तरह के डिजीज को कवर कर जाता है, ठीक है ना? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वैक्सीन। इसमें एक और चीज हम लोग समझना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है, अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में, सेकंड जनरेशन, अब तो थर्ड जनरेशन का भी बात करने लगे हैं। थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, नहीं? तो थोड़ा समझा जाए कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन होते क्या हैं। ऐसे समझो कि कन्वेंशनल मेथड से, पारंपरिक जो तरीके रहे हैं वैक्सीन फॉर्मेशन के, अगर वैसे वैक्सीन बनाए जाते हैं तो उनको हम लोग फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे जैसे पोलियो का जो वैक्सीन है वो कन्वेंशनल मेथड से बनाया गया, उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलेंगे। अ, आजकल आजकल एक एडवांस टेक्निक आ गया है, तकनीक आ गया है, नहीं, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल दिया जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जब वैक्सीन बनाए जाते हैं, तो वैसे वैक्सीन को हम लोग सेकंड जनरेशन का वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है ना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग को सेपरेट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग को इनको कवर भी करना है, बायोटेक हम लोग को पढ़ना है, उसमें ये कवर होगा, ठीक है ना? थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में अगर समझा जाए तो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है जिसको ईस्ट से बनाया जा रहा है, वो क्या है, सेकंड जनरेशन का वैक्सीन है। थर्ड जनरेशन में अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लाज्मिड का यूज करके वैक्सीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे इसको। तो ये तो हुआ कि भाई वैक्सीन कितने टाइप के हैं, ये कितने जनरेशन के वैक्सीन अभी तक अवेलेबल हो पाए हैं, ठीक है ना? कुछ जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि भाई ठीक है, आज तो हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये हमको डिजीज से क्या करता है, तो बचाता है। तो आखिर ये जो प्रोसेस है, आखिर ये जो मेथड है, वो कौन डेवलप किया? नहीं, कोई ना कोई साइंटिस्ट डेवलप किया होगा। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय एडवर्ड जेनर साहब को जाता है। आप याद रखिएगा नाम, नहीं, फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप किया था वो कौन किया, एडवर्ड जेनर ने किया था। और कौन सा वैक्सीन डेवलप किया था, तो काउ पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप किया था, नहीं? इसके चलते एडवर्ड जेनर साहब को काफी रिस्पेक्ट मिला, और उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। आपको याद रखना है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर साहब को बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये तो सारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। प्रिंसिपल आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये जो
इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई ये मेमोरी सेल्स के प्रिंसिपल या सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है बात। चलिए दूसरा देख लिया जाए, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है। तो आपको तो बताया था कि भाई पैसिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होता है। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोड्यूस करते हैं, डाल देते हैं बॉडी में, तो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। नहीं, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन समझिए, जैसे मान लो कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमको कोई डिजीज नहीं है लेकिन फ्यूचर में ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई पहले से ही प्रिकॉशन के फॉर्म में पहले से ही क्या करते हैं हम लोग, एक वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो वो एक्ट फिर उस वैक्सीन के चलते प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, मेमोरी सेल्स बनते हैं, फिर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और फिर क्या होता है, फर्दर वो वैक्सीन हमको क्या करते रहता है, बचाते रहता है सेम पैथोजन के बोलो कि इन्फेक्शन से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको क्विक रिस्पॉन्स का जरूरत पड़ जाता है, नहीं, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कई बार होता है कि भाई टेटनस का पॉसिबिलिटी है, नहीं, तो हम लोग को अब तुरंत क्या है कि टेटनस से बचाव का जरूरत है। उस टाइम में क्या करना चाहिए, क्या किया जाता है, तो इंजेक्शन के सहारे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। प्री फॉर्म मतलब पहले से बने हुए एंटीबॉडी दिए जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन कहने लगते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी तक एग्जांपल बताए हैं कि इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। कभी स्नेक बाइट होता है, सांप काटते हैं, तो उस टाइम में भी हम लोग क्या करते हैं, उससे स्नेक विनोम को बोलो कि इनएक्टिव करने के लिए भी क्या करते हैं, ऐसे ही प्री फॉर्म हम लोग इम्यूनाइजेशन देते हैं। ठीक है ना, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि भाई इम्यूनाइजेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है। इस तरह से देखो तो हमारा ये इम्यूनिटी वाला सेगमेंट ऑलमोस्ट कवर हो गया। इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग अब इम्यूनिटी रिलेटेड जो डिजीज हैं जैसे कि HIV एड्स, इसको कवर करेंगे। फिर कैंसर भी कवर करना है हम लोग को, इसको देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।